हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो 5th चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से चैप्टर 1, 2, 3, 4 आप जाके देख सकते हैं और उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है वह है आपका 5वां चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है। बहुत बच्चों को ये चैप्टर काफी टफ लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे एक एक टर्म को अगर आप समझते हैं तो बहुत आसान लगेगा। अगर टर्म को आप नहीं समझेगा तो यह चैप्टर बहुत भारी लगेगा। तो यहाँ पे बहुत नया नया टर्म मिलेगा जिसको समझना है, जिससे आपका ये चैप्टर जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। और ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं भैया क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो यह भी बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर की तरह इसका भी अपने आप में इंपोर्टेंस है और इसके पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म हम लोग समझते हैं। पहले आपको समझना 3 टर्म। एक होता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन एक ध्यान रखना है। एक होता एफोरेस्टेशन और एक होता आपका रिफोरेस्टेशन। ये तीनों टर्म जो होता है बहुत कंफ्यूजन करता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को काटना। तो अगर लार्ज लेवल पे जंगल को काट रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफोरेस्टेशन बोलेंगे। और इसका उल्टा हो गया, जंगल आप काट दिए, फिर वहां पे अगर नया प्लांट्स को लगाते हैं, नया फॉरेस्ट लगाते हैं, ठीक है, उसी जगह जहां पे आप डिफोरेस्टेशन किए थे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल को काटना, और जहां जंगल कट चुका है वहां पे फिर से फॉरेस्ट को लगाना, प्लांट्स को लगाना, उस प्रोसेस को रिफोरेस्टेशन बोलेंगे। एफोरेस्टेशन क्या होता है? एफोरेस्टेशन का मतलब नए जगह पर जहां पे कोई प्लांट्स नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई फॉरेस्ट नहीं है, तो नया जगह पर अगर आप प्लांट्स को, ट्रीज को फॉरेस्ट में बदलते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो फॉरेस्टेशन से 3 शब्द आपको ध्यान रखना। डिफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को हटाना, एफोरेस्टेशन मतलब नए जगह पर फॉरेस्ट को लगाना, और रिफोरेस्टेशन का मतलब जहां पे फॉरेस्ट समाप्त हो चुका है वहां पे फिर से फॉरेस्ट को लगाना। दैट इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन। री का मतलब होता है काम को दोबारा करना। तो ये तीनों टर्म आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो टर्म है वह आपका, ठीक है, आगे आएगा, जिससे कंफ्यूजन आपको नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफोरेस्टेशन क्या होता है और इसका कारण क्या होता है। बेसिक सवाल तो यही है, डिफोरेस्टेशन होता है भाई क्या, और इसका क्या क्या कारण होता है जब हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं। तो देखिए, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है अगर हम लार्ज स्केल पे जंगल को हटाते हैं, ट्रीज को काटते हैं, प्लांट्स को काटते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब हो गया जंगल का कटाई करना, फॉरेस्ट का कटाई करना लार्ज स्केल पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफोरेस्टेशन बोलेंगे। अब इसका कारण क्या है? तो देखिए, डिफोरेस्टेशन का बहुत सारा कारण है। कुछ नेचुरल कॉज है और कुछ हम लोग का कॉज है, मतलब मैन मेड कॉज है। तो नेचुरल कॉज क्या हो सकता है? जैसे जंगल में आग लग गया, ठीक है, सूखा आ गया, तो जब सुखाड़ आएगा, ड्रॉट्स आएगा, जंगल में आग लग जाएगा, फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? ये जंगल क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जैसे अभी अमेजन में अमेजन जो है सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वहां पे आग लग चुका था, तो उस आग को बुझाने में काफी समय लगा था ना। तो उस उतना दिन में पूरा का फॉरेस्ट पूरा जल गया। जितना वाइल्ड लाइफ था, जितना उसमें इकोसिस्टम था, सब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो उसी तरह जो नेचुरल कॉज है डिफोरेस्टेशन का, वह क्या है? फॉरेस्ट फायर है। अगर जंगल में ही आग लग जाए। दूसरा जो है भैया, सूखा आ जाए, ठीक है, बारिश ही नहीं हो, सुखाड़ पड़ जाए, तो वो इस स्थिति में भी क्या होगा? उस केस में भी डिफोरेस्टेशन हो सकता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल। अब हम लोग बात करेंगे भैया मैनमेड कॉज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या क्या है। तो देखिए, हम लोग जो फॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा उसका कॉज हो गया एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड चाहिए,
फूड चाहिए तो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के लिए जगह चाहिए, तो इसीलिए हम लोग फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं खेती करने के लिए। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा कॉज हो गया एग्रीकल्चर। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कॉज है भैया वह है अर्बनाइजेशन। हर लोग चाह रहा है शहर में जाने के लिए। जैसे हम लोग भी गांव में थे तो हम लोग भी कहाँ आ गए, शहर में आ गए। हमारे तरफ बहुत सारे लोग जो गांव में थे वो कहाँ आ गए, शहर में आ गए, ताकि उनको अच्छा स्कूल मिल सके, अच्छा सुविधा मिल सके ना। तो शहरीकरण होने की वजह से, अर्बनाइजेशन के होने की वजह से, अब पहले शहर में क्या था भाई, जंगल था, और जंगल को काट के नया नया घर बनाया गया, नया नया शहर बनाया गया। तो अर्बनाइजेशन जो है यह भी एक कारण हो गया डिफोरेस्टेशन का। ठीक है, गांव में भी देखिएगा, गांव में तो अभी ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन वहां पे भी नए नए जगह पर घर बनना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना। अब एक आदमी से 50 जनरेशन हो गया, 50 आदमी का मेंबर हो गया, तो 50 घर चाहिए ना, फिर उनका जनरेशन बढ़ेगा, फिर उनके लिए घर चाहिए। तो इस तरह आप देखिएगा गांव का भी एक्सपेंशन हुआ है, शहर का भी एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन जो अर्बनाइजेशन है वो मेन कॉज है, क्योंकि हर एक लोग को क्या रहना है, शहर में रहना है। ठीक है, सबसे पहले मेन जो शहर में रहने का सबसे मेन है, जो एक तो रोजगार है, दूसरा एजुकेशन है, बच्चा को अच्छा एजुकेशन देना है। लेकिन खैर अब तो सब जगह अच्छा एजुकेशन मिल रहा है ऑनलाइन के होने के कारण, या बहुत जगह अब स्कूल जो है बस सब जगह पहुंच रहा है, तो गांव में भी बहुत अच्छा एजुकेशन हो गया है। ठीक है, और हम लोग के बिहार में तो सुपर हो गया भैया, एकदम सुपर। अभी जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इतना एग्जाम हुआ, इतने बेस्ट बेस्ट टीचर आ गए हैं, जो अब गवर्नमेंट स्कूल जो है बिहार का वो भी अब बहुत बेस्ट लेवल से पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत बेस्ट बेस्ट टीचर अलग अलग स्कूल से, डीएवी से, हमको लगता है मेरे शहर में डीएवी से 30 से 35 टीचर्स का गवर्नमेंट जॉब हो गया, और वो टीचर्स वहां पे जाके पढ़ा रहे हैं बेस्ट तरीके से। तो अब यहाँ का जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे भी बेस्ट टीचर मिल रहा है और बहुत बेस्ट पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अगला, लेकिन लकड़ी के लिए भी, लकड़ी का हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, खिड़की बनाने में, चौकी बनाने में, पलंग बनाने में, उस समय क्या है, लकड़ी का इस्तेमाल है। तो लकड़ी को हम लोग काटते हैं, जिसके वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। तो 3 कॉज याद रखना है आपका, मैनमेड वाला में ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, एक एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा भैया अर्बनाइजेशन, और तीसरा हो गया टिम्बलर और फ्यूल के लिए। जलावन के लिए भी हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं लकड़ी का किसमें, पलंग उलंग, खिड़की उड़की ये सब बनाने में, हम लोग गेट उट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। खैर अब तो लकड़ी मिलता ही नहीं है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि सारा जो लकड़ी है वो लोग हम काट लिए, और डिफोरेस्टेशन तो हम लोग करने में पीछे है। अब देखिए इसका क्या असर पड़ेगा, जो डिफोरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है या पड़ रहा है? तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है और पड़ भी रहा है। तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है डिफोरेस्टेशन का, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफोरेस्टेशन का जो इफेक्ट होगा वो हर एक पे होगा, जितना भी लिविंग है उस पे, नॉन लिविंग है उस पे, सब पे, मतलब पूरा इकोसिस्टम को यह खराब कर देता है। कौन? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से भैया क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो हम लोगों का सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, सॉइल का इरोजन होगा, और जो बायोडाइवर्सिटी इतना करोड़ों वर्ष में जो बना है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या इंपैक्ट है। ठीक है, एक तो बताइए दिए ग्लोबल वार्मिंग होगा डिफोरेस्टेशन से, क्योंकि जैसे ही प्लांट्स और ट्रीज जो होंगे खत्म हो जाएंगे तो CO2 का मात्रा जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वहां पे टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, फ्लड आएगा और पूरा तबाही हो जाएगा। दूसरा है लेस रेनफॉल, डिफोरेस्टेशन। देखिए याद रखिएगा, बारिश को होने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो किसका होता है, प्लांट्स का होता है, क्योंकि प्लांट्स के पत्तों के द्वारा पानी का इवोपोरेशन होता है। तो यहाँ पे जो आसपास हम लोग का इवोपोरेशन हो रहा है, उसी तरह प्लांट्स भी बहुत सारे पानी को इवोपोरेट करते हैं, जिसके वजह से बारिश होता है। ठीक है, तो अगर प्लांट साफ हो जाएंगे, ट्रीज खत्म हो जाएंगे, तो जो बारिश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिजर्टिफिकेशन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, डिजर्टिफिकेशन मतलब जहां पे अगर प्लांट्स नहीं होंगे भैया, फॉरेस्ट नहीं होगा, तो वो जो मिट्टी है वो अनफर्टाइल हो जाएगा, उसका जो फर्टिलिटी है समाप्त हो जाएगा,
और वो धीरे धीरे बंजर जमीन हो जाएगा, दैट मीन्स वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप डिफोरेस्टेशन करते हैं तो जो सॉइल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो वह डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्टाइल लैंड का जब डिजर्ट में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम लोग डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, समझे। तो ये वर्ड्स नया है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फ्लड्स आएगा, अब देखिए फ्लड्स अगर आता है उस फ्लड्स को जो पानी होता है उसको रोकने में जो फॉरेस्ट होता है अहम रोल अदा करता है। तो बाढ़ अगर आ गया और वहां पे फॉरेस्ट है तो उस पानी को दूर तक नहीं जाने देता है, उस पानी को सोखता है। दूसरा जो है सॉइल का इरोजन नहीं होता है, सॉइल जो होता है खसकता नहीं है, क्योंकि सॉइल को वह जो पेड़ पौधा है जो फॉरेस्ट है वो पकड़ के रखता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फ्लड्स आएगा, सुखाड़ आएगा। सुखाड़ आने का कारण सुखाड़ आने का कारण आप समझ गए। ड्रॉट्स क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो ही नहीं रहा है। ये सब के सब फैक्टर होगा, ये सब के सब इशू आने लगेगा कब, जब डिफोरेस्टेशन होगा तब। तो डिफोरेस्टेशन जो होता है उसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है पूरे क्लाइमेट पे, पूरे इकोसिस्टम पे, पूरे एनवायरमेंट पे, समझ गए। तो यहाँ पे आपको बता दिए फिगर के द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, पॉल्यूशन फैलेगा, ठीक है, ड्रॉट हो जाएगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, एनिमल और जो प्लांट्स लाइफ है वो इफेक्ट होगा, ठीक है, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा और चारों तरफ क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो भैया कहीं ज्यादा ही बारिश हो जाएगा, कहीं सूखा ही पड़ जाएगा। ये सब किसके कारण हो रहा है, ठीक है, ये सब होगा आपका जब जंगल वंगल काटिएगा, डिफोरेस्टेशन कीजिएगा तब। वाइल्ड लाइफ है ये बता दिया आपका, प्लांट जो है उस पर असर करेगा, जो एनिमल है उस पर असर करेगा, उनका जो घर हो रहा है वो छीना जाएगा। अब डिफोरेस्टेशन से सबसे बड़ा जो लॉस होता है भैया वो जानवरों का है, प्लांट्स का है। अब प्लांट्स के शेड में ही जानवर रह रहे हैं, वहां पे वो शिकार कर रहे हैं, उनका खाना वहीं से मिल रहा है। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वाइल्ड लाइफ का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका खाना और घर जो है वो छीना जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे जानवर आजकल हम लोग देख रहे हैं तो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट ही समाप्त हो रहा है। तो जो जानवर को जंगल में रहना चाहिए वो जानवर रोड पे आ जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो शेल्टर है, उनका जो होम है, जो खाना है वो हम लोग छीन लिए। अब सवाल आता है, ठीक है, जो हम कंजर्व कैसे करेंगे। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है समझ गए। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल का अगर हम कटाई करते हैं, फॉरेस्ट का कटाई करते हैं लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे, तो उस प्रोसेस को डिफोरेस्टेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लोग समझ लिए। अब है भैया हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, ठीक है, यह जो सिस्टम है फॉरेस्ट उसको हम लोग कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने का, बचाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे फॉरेस्ट को हम लोग बचाएंगे, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तो गवर्नमेंट ने देखा जे अब जो जंगल है वो सीमित हो गया है, डे बाय डे वो उनका खत्म हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज लगाने के नाम पे, ठीक है, लकड़ी काटने के नाम पे, घर बनाने के नाम पे जंगल डे बाय डे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब उसको बचाना है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ खास नियम लगाया जिससे जो जंगल जो बच गया है वो बच सके, वो और खत्म नहीं हो सके। उसके लिए कुछ एरिया को क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया। कुछ एरिया को क्या किया, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया, जो वहां पे आपको कोई जंगल का कटाई नहीं करना है, लकड़ी को नहीं काटना है, किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल को नहीं मारना है। मतलब जो भी रिसोर्स है वो फिक्स रहेगा, अगर आप उसको मारते हैं, काटते हैं, लकड़ी को, किसी एनिमल को मारते हैं तो आप पे कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुछ पार्क हो गए जिसको नेशनल पार्क बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब के सब क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, जहां पे हम लोग पूरे इकोसिस्टम को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये सब के सब गवर्नमेंट के द्वारा जो है उस एरिया को बैन कर दिया गया है दूसरे लोगों के लिए, सब लोग वहां पे नहीं जा सकता है, कोई भी वहां पे शिकार के लिए नहीं जा सकता है, कोई लकड़ी काटने नहीं जा सकता है, ताकि वो जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो सेफ हो सके, सेफ रह सके, ठीक है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है।
ये ऐसा एरिया होता है जहां पे टारगेट किया जाता है जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल है, उनको बचाया जा सके और उनको मारने पर, उनका शिकार करने पर, मारने पर और उनको पकड़ने पर वहां पे क्या है, बैन है। अगर आप किसी जानवर को पकड़ते हैं, मारते हैं, ठीक है, या उसका शिकार करते हैं, तो ये क्या है, बैन है। वहां पे आपको क्या हो सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को जो आसपास है या उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए, मतलब उनका मान लीजिए जानवर होगा, पेट एनिमल्स होगा, तो उनको ग्रेज कराने के लिए अलाउ है। फायरवुड, खाना वाना पकाने के लिए जो पत्ता होता है, लकड़ी उकड़ी है, उसको वो कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका यूज मेडिसिन में किया जाता है, तो मेडिसिन वाले प्लांट्स का भी वो कलेक्शन कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो आसपास के लोग हैं, जो उसके अंदर कुछ लोग हैं, उनको यह छूट दिया जाता है। जैसे एक बर्ड सेंचुरी है, याद रखिएगा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यहां पे प्रोटेक्शन हम लोग किसको देते हैं, बर्ड्स को देते हैं। नेशनल पार्क, तो देखिए नेशनल पार्क जो होता है यह भी बड़ा होता है, वाइल्ड लाइफ से क्या होता है, यह बड़ा होता है, ठीक है। और यहां पे भी कुछ स्पेशल टाइप का जो प्लांट्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग बचाते हैं। और कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो होता है, यह फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है किसका, इंडिया का। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन है, तो वह है सतपुड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व, पूरा एक बायोस्फीयर को ही रिजर्व कर दिए। बायोस्फीयर जो होता है एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सारा चीज है, मतलब फॉरेस्ट भी है, रिवर भी है, पॉन्ड्स भी है, झरना भी है, सबका एक समूह जो होता है, जहां पे लिविंग है और नॉन लिविंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर में बहुत तरह का प्लांट्स होगा, बहुत तरह का क्या होगा, एनिमल्स होगा, बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म होगा, और वहां पे नदी होगा, ठीक है, पहाड़ होगा, इस सब के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर में कुछ ऐसा भी बायोस्फीयर होता है जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क और बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे होते हैं, ठीक है। तो यह एक लार्जर एरिया होता है जो कंजर्व करता है पूरे बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स का अलग अलग फॉर्म है, एनिमल का अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, छोटा हो बड़ा हो सब के सब है। तो उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, वहां का जो कल्चर है उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर सेंचुरी और नेशनल पार्क आते हैं। जैसे ये याद रखिएगा, पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसीज का। देखिए स्पेसीज का मतलब क्या होता है, एक ही एनिमल में बहुत सारा वेराइटी होगा, एक ही प्लांट्स में बहुत सारा वेराइटी होगा। जैसे मैंगो का बात करेंगे तो मैंगो में बहुत सारा वेराइटी होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसीज बोलेंगे। जैसे डॉग में ही अगर बात करेंगे तो ये दोनों डॉग ही है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये अलग वेराइटी का हो गया, ये अलग वेराइटी का हो गया, मतलब इसका स्पेसीज अलग है, इसका स्पेसीज अलग है। तो जो भी स्पेसीज के मेंबर होते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है। अब इसमें जो भी स्पेसीज, इस स्पेसीज में जो भी डॉग्स आएंगे उनका कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा, वो एक तरह के खतरनाक होंगे, एक वातावरण में रहते होंगे। इस डॉग को अगर देखिएगा तो इस डॉग का जो स्पेसीज होगा उसका अलग चाल चलन होगा, उसका अलग हैबिटेंट होगा, वो अलग जगह पे अलग इन्वायरमेंट में रहता होगा। अब इसका जो रिप्रोडक्शन होगा इसके स्पेसीज के साथ होगा, और इसका रिप्रोडक्शन जो होगा ये अपने स्पेसीज में करेगा, इसका और इसका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो स्पेसीज जो होगा उसका रिप्रोडक्शन जो होगा वो अपना ही सर्कल में करेगा, ठीक है, उसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। डॉग्स में अलग अलग स्पेसीज होगा। अब एक स्पेसीज को लीजिएगा तो उसका सेम कैरेक्टर होगा, वो आपस में ही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और नए ऑर्गेनिज्म को, नए प्लांट्स को या नए एनिमल को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जो कैरेक्टर उनसे मिलेगा, ठीक है। और ये जो होंगे दूसरे स्पेसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे इस डॉग को और इस डॉग के बीच में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये अपना फैमिली में करेगा, ये अपना स्पेसीज में करेगा, और ये डॉग अपने स्पेसीज में करेगा। अब हम लोग बात करें इकोसिस्टम। तो देखिए यह जो आप देख रहे हैं फिगर, जहां पे सारा चीज है, छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है,
एनिमल्स है, हर एक तरह का एनिमल है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, वाटर है, ठीक है, रिवर है, पहाड़ है, ये सबको मिला के हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम जो हो गया एक ऐसे सिस्टम होता है जिसमें लिविंग नॉन लिविंग सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। लिविंग लिविंग में डिपेंड है, नॉन लिविंग तो किसी पे डिपेंड नहीं है, लिविंग जो है फिर उस नॉन लिविंग पे डिपेंड है। तो लिविंग लिविंग पे डिपेंड होगा और लिविंग नॉन लिविंग पे डिपेंड होगा, ये सब के सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्यों भैया, कोई लिविंग ही नहीं रहेगा तो फिर इस पानी का क्या मतलब रहेगा, ठीक है। ये तो पानी किसके लिए, लिविंग के लिए है, हमारे लिए है। तो ये सब सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होता है, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रिवर डेल्टाज हो गया, और ये सब एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी और इसका इंपोर्टेंस। तो ये जो इकोसिस्टम देख रहे हैं, बायोडायवर्सिटी देख रहे हैं, तो बायोडायवर्सिटी में क्या है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, छोटा ऑर्गेनिज्म भी है, बड़ा ऑर्गेनिज्म भी है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। आमी है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स का आम है, ठीक है। डॉग है तो डिफरेंट टाइप्स के डॉग है। ये सब को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडायवर्सिटी। मतलब उसमें क्या है, भिन्नता है, डायवर्सिटीज है, ठीक है। अब इस डायवर्सिटीज को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी को बचाने का मतलब हो गया, इसका इंपोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें सभी प्लांट्स आएंगे, सभी एनिमल्स आएंगे, सारा इकोसिस्टम इसमें आ जाएगा और इनको बचाना होगा। जैसे अब यहाँ पे दो टर्म है, एक फ्लोरा और एक फौना। फ्लोरा और फौना याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे प्लांट जो एक स्पेशल जगह उगते हैं, ऐसे प्लांट्स जो स्पेशल जगह उगते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं, और ऐसे एनिमल जो स्पेशल जगह रहते हैं, ठीक है, उनको फौना बोलते हैं। तो स्पेशल जगह जो प्लांट्स फलता फूलता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे, और स्पेशल जगह जो जानवर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे। तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स, स्पेशल प्लांट्स, और फौना मतलब स्पेशल एनिमल। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सब जगह नहीं होते, वो स्पेशल जगह होते हैं। जैसे साल का बात करेंगे, टीक का बात करेंगे, कुछ मैंगो होता है, जामुन होता है, जो स्पेशल जगह पर आता है, हर जगह ये नहीं लग सकता है, इसको बोलेंगे फ्लोरा। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो सब जगह नहीं पाए जाते, खास जगह पाए जाते हैं, जैसे, ठीक है, चिनकारा हो गया, लियोपार्ड हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, वुल्फ हो गया, ये सब के सब स्पेशल एनिमल है जो खास जगह रहते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे। तो याद रखिएगा दोनों टर्म को, ये बार बार क्वेश्चन आता है। फ्लोरा मतलब स्पेशल प्लांट्स और फौना मतलब स्पेशल एनिमल। अब कुछ टर्म हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेमिक, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इंडेमिक स्पेसीज क्या होता है, ऐसा स्पेसीज जो एक खास जगह पर ही होता है, बाकी किसी जगह नहीं हो सकता है, वैसे स्पेसीज को बोलेंगे इंडेमिक स्पेसीज। स्पेसीज दैट आर नेचुरली फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया, नाउ एयरलेस। एक खासी जगह पर जो स्पेसीज पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं, वैसे स्पेसीज को बोलेंगे इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक जो खास जगह पे होते हैं, जैसे साल ऊपर आपको बताया, साल हो गया, वाइल्ड मैंगो हो गया, ये केवल कुछ ही जगह पाया जाता है, बाकी जगह नहीं पाया जाता है, इसलिए यह हो गया आपका इंडेमिक स्पेसीज। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। फौना में कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उनको इंडेमिक बोलेंगे क्योंकि और जगह ये नहीं पाए जाते हैं। जैसे इंडियन जियांट स्क्वेरल, याद रखिएगा, गिलहरी होता है, ये बहुत बड़ा गिलहरी होता है, ठीक है। एक बिजन हो गया, ये बाइजन और स्क्यूरल जो है दोनों याद रखिएगा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह गिलहरी जो है काफी बड़ा है, ठीक है। ये वाइल्ड मैंगो हो गया, देखिए ये स्पेशल होता है जो जंगल में होता है। हम लोग का जो आम का पौधा होता है वो कहीं लगा दीजिए लग जाता है, लेकिन ये जो होता है स्पेशल जंगल में उगता है। साल ट्री हो गया, ये भी स्पेशल होता है, जंगल में होता है, खास जगह पे होता है। तो याद रखिएगा ऐसे स्पेसीज जो खास जगह पर उगते हैं, खास जगह पर रहते हैं, और जगह नहीं रह सकते हैं, वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेमिक स्पेसीज बोलेंगे। अगला है इंडेंजर, देखिए नाम में है इंडेंजर, जो डेंजर में है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा स्पेसीज जो अब समाप्त होने पर है, अब वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, खतरे वाले अवस्था में है। तो ऐसा स्पेसीज जो अब समाप्त हो सकता है, जो बहुत रिस्क पे है, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग बोलेंगे
इंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं। जैसे टाइगर हो गया, देखिए टाइगर भी अब लगभग समाप्त होने पर है, बहुत कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक सींग वाला जो राइनोसेरस होता था वो भी बहुत कम हो गया है। 12 सिंगा जो होता था, ब्लैक बक जिसको बोलते हैं 12 सिंगा, ये भी बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे स्पेसीज जिनका संख्या काफी कम हो गया है और वो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं, तो उस स्पेसीज को हम लोग बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पेसीज। अब देखिए एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होता है। एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होता है? ऐसा स्पेसीज जो पहले था लेकिन वो समाप्त हो गया, पहले तो था लेकिन अब नहीं है, वो समाप्त हो चुके हैं, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा डायनासोर। तो डायनासोर जो थे पहले थे, करोड़ों वर्ष पहले थे, लेकिन अब नहीं है। उसी तरह पिंक हेडेड एक डॉग होता था, जिसका हेड जो होता था पिंक होता था, वो पहले था लेकिन अब नहीं है। तो ये जो स्पेसीज है दोनों याद रखिएगा एनसीईआरटी का, ये अब विलुप्त हो चुके हैं, ये समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसा स्पेसीज जो पहले था अब नहीं है, उसको एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलते हैं। और जो कम हो चुके हैं, जो फ्यूचर में समाप्त हो सकते हैं, उसको हम लोग इंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं। और इंडेमिक स्पेसीज आपको बता दिए, जो स्पेशल जगह पर आते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलते हैं, उसको इंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। ये तीनों के तीनों स्पेसीज हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर इनका जो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड हम यूज करेंगे, रेड डाटा बुक। इसमें बार बार क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक क्या? नाम में है रेड डाटा बुक, मतलब रेड मतलब ये डेंजर साइन को बता रहा है। तो यह एक ऐसा बुक होता है जो रिकॉर्ड करता है ऐसे एनिमल को, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो इंडेंजर्ड है, जो विलुप्त होने पे, जिनका संख्या कम हो गया है। तो जिनका संख्या कम हो गया है वैसे स्पेसीज को इस रेड बुक डाटा में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो हर एक देश के पास अपना एक डाटा होता है कि कौन स्पेसीज विलुप्त होने पर है, कम हो गया, और वह इसको इसमें रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड बुक है जिसमें सब देश अपना अपना रिकॉर्ड रखता है। अब हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, तो बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फूड के तलाश में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने पर, ठीक है, मौसम बदलने पर अपने स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। ऐसे जानवर या ऐसे बर्ड्स जिनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है, फूड के तलाश में, शेल्टर के तलाश में, क्लाइमेट चेंज होने के कारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। तो बर्ड्स का भी माइग्रेशन होता है और एनिमल का भी माइग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल हो गया साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो होता है यह माइग्रेट करते हैं इंडिया में, कब? ठंडा के मौसम में। तो वहां पे जब गर्मी बहुत बढ़ जाता है साइबेरियन इलाका में, तो उस रीजन में गर्मी बढ़ने के कारण वो वहां पे नहीं रुकते हैं और वहां से वो क्या होते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं हमारे देश में। और कब? ठंडा में। तो हमारे आसपास जो खेत होता है उसके आगे भी ये लोग आते हैं, जिसको हम लोग बकुला बोलते हैं। वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, ठीक है। बहुत लोग इसका शिकार भी करते हैं, लेकिन इसका शिकार करना क्या है? बैन है। अब हम लोग बात करेंगे रिफोरेस्टेशन। तो रिफोरेस्टेशन बता दिए, जो डिफोरेस्टेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? रिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब हो गया आप जंगल को हटा रहे हैं। अब जहां पे जंगल हट चुका है, जहां पे ट्रीज और प्लांट्स कट चुका है, वहां पे जब हम फिर से प्लांट्स को लगाएंगे, ट्रीज को लगाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन का सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या है? रिफोरेस्टेशन। जो जंगल तो कट चुका है, अब हम लोगों का काम है अधिक से अधिक जंगल को लगाना, अधिक से अधिक प्लांट्स और ट्रीज को लगाना, ताकि यह पूरा बायोडाइवर्सिटी, पूरा इकोसिस्टम बच सके और क्लाइमेट का जो चेंज है वो बंद हो सके, ठीक है। क्लाइमेट में चेंज ज्यादा नहीं आए। अब कुछ तरीका है, जैसे पेपर का रिसाइकलिंग। देखिए पेपर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें भी डिफोरेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पेपर बनता किससे है? वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। लकड़ी को हम लोग काटेंगे तो डिफोरेस्टेशन होगा। तो पेपर का सही यूज करके भी हम लोग रिफोरेस्टेशन को, मतलब डिफोरेस्टेशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? पुराने चीजों का यूज करना, ठीक है, समझे? उसका यूज करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग बोलते हैं।
तो कैसे हम लोग पेपर को सेव करेंगे? देखिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 1 टन पेपर को बनाने के लिए 17 बड़ा बड़ा ट्री को काटना पड़ता है। 17 गो पेड़ कटता है तब जाके 1 टन पेपर बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैसे पेपर को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो पेपर का जो दोनों साइड है उसका यूज कीजिए, कोई पेज को वेस्ट मत जाने दीजिए, कोई पेज को ब्लैंक मत जाने दीजिए। दूसरा है जो न्यूज़पेपर है और जो नोट बुक्स है उसका आप रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको कंपनी जो है दोबारा उसका यूज कर लेता है। ठीक है, और तीसरा है कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल हो सके डिजिटल बुक या डिजिटल नोट्स का यूज कीजिए, जैसे हम आपके लिए डिजिटल नोट्स बनाए। तो यहाँ पे यह चैप्टर आपका क्लियर हो गया और हर एक पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे समझा दिए। कौन पॉइंट्स में अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।